क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 2 तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, लिंग, साक्षरता और संस्कृति के बारे में करेंगे। वीडियो जो नंबर रहेगा 16 रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिंग व्यवस्था की बात करते हैं। जो रोम साम्राज्य था वहाँ पे लिंग व्यवस्था किस तरह का था, मतलब कि क्या स्त्री और पुरुष में क्या भिन्नताएँ थी, क्या स्त्री की मान्यताएँ थी, क्या शक्ति थी उनके पास, क्या पुरुष के पास शक्तियाँ थी, किस तरह के कानूनी अधिकार थे, इसके बारे में इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोम में एकल परिवार को क्या था, महत्व दिया गया था, है ना। लिंग के बारे में अगर हम बात करें तो रोम में क्या था, एकल परिवार को महत्व दिया गया था। एकल परिवार का मतलब ये था कि जो बड़ा पुत्र होता था, जब उसका विवाह हो जाता था तो अपने परिवार के साथ नहीं रहता था, बल्कि अपनी पत्नी के साथ होकर अलग रहेगा, और वो चाहे तो अपने पिता और माता को साथ में लेकर जा सकता था। यही क्या था, परिवार था। एक और चीज़ था इसमें कि सभी परिवार में दास होते थे, और यही परिवार का मतलब होता था, है ना। जो ज़्यादातर जो परिवार थे वहाँ पे क्या था, दास होते थे सभी परिवारों में, और दास के बगैर मतलब परिवार का पूरा मतलब नहीं होता था उनके संदर्भ में। ठीक है ना, तो इनका मतलब क्या था परिवार का, कि एक दास कम से कम परिवार के अंदर होना ही चाहिए। यही क्या था, परिवार का पूरा करता था। गणतंत्र के परवर्ती काल में विवाह का ऐसा नियम था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। ठीक है ना, तो गणतंत्र के परवर्ती काल में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था कि जो पत्नी होती थी अपने पति को संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, यानी संपत्ति पर मुख्य अपना अधिकार बनाए रखती थी, और पैतृक जो संपत्तियाँ होती थी पैतृक परिवार में भी अपना पूरा अधिकार बनाए रखती थी। ठीक है, पैतृक परिवार मतलब कि पिता का जो परिवार होता था उस पर भी अपना अधिकार बनाए रखती थी महिलाएं। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान पति के पास चला जाता था। ठीक है, जो महिला का दहेज होता था वो वैवाहिक अवधि के दौरान किसके पास चला जाता था, पति के पास चला जाता था, परंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता था, जो दहेज मिलता था उस पर तो पति का अधिकार होता था, लेकिन जो महिला होती थी अपने पिता की मुख्य अधिकारी बनी रहती थी। ठीक है, देख लीजिए, मुख्य अधिकारी बनी रहती थी। ठीक है, यानी जो संपत्ति होती थी, ठीक है, अपने पिता की मुख्य अधिकारी बनी रहती थी। पति और पत्नी को अलग अलग वित्तीय हस्ती माना जाता था, एक नहीं, है ना। जो पति और पत्नी रहती थी उनको अलग अलग वित्तीय हस्ती माना जाता था, एक नहीं माना जाता था। इसका मतलब ये है कि पति की संपत्ति अलग रहेगा, पत्नी की संपत्ति अलग रहेगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे था। ठीक है ना, तो इनकी संपत्ति मतलब अलग एक साथ जोड़ के नहीं देखा जाता था, जैसे आज होता है कि भाई माता पिता जो होते हैं दोनों की संपत्तियाँ एक साथ होती है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी होती है तो दोनों का एक ही माना जाता है, लेकिन इस समय यहाँ पे जो था इन दोनों की रोम साम्राज्य में क्या होता था कि दोनों को अलग अलग वित्तीय हस्ती माना जाता था। ठीक है, कि पत्नी और पति दोनों का अलग अलग संपत्ति होता था। तलाक देना बहुत आसान था। ठीक है, जो रोम साम्राज्य था यहाँ पे तलाक देना बहुत आसान था। इसके लिए क्या करना था, बस केवल स्वीकृति प्रदान करनी थी, भाई हाँ हमें तुमसे अलग होना है। ठीक है, और बस राजी हो जाओ, हो गया तलाक। ठीक है, बहुत आसान था इतना। ठीक है, कोई झंझट नहीं किसी तरीके का, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। ठीक है ना, तो तलाक देना आसान था। पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। जैसे कि अगर हम बात करें, पति की जो आयु रहती थी 28-29, 30-32 होता था, उसी तरीके से पत्नी की जो आयु रहती थी 16-18 और 23-22 होती थी। बाईस तेईस, ठीक है, 16-18-22-23 होती थी। तो विवाह परिवार द्वारा नियोजित होते थे, और पत्नी पर पति अक्सर हावी रहते थे। ठीक है ना, विवाह परिवार द्वारा नियोजित होते थे और पत्नी पर पति अक्सर हावी रहते थे। देखो यहाँ पे जो विवाह होते थे ऐसा नहीं था कि अपने मर्जी से हो गया, ये परिवार द्वारा ही नियोजित होते थे। मतलब प्लानिंग जो होती थी विवाह का किस तरह से होगा किस तरह से नहीं, ये परिवार तय करता था। और पत्नी पर हमेशा जो पति होता था अक्सर क्या रहते थे, हावी रहते थे, मतलब कि उनको मारते थे, परेशान करते थे, इस तरीके से। ठीक है, हावी रहते थे। जैसे कि अगर यहाँ बात करें, महान जो बिशप अगस्टीन थे जिन्होंने अपना अधिकांश समय कहाँ बिताया था, उत्तर अफ्रीका में। ठीक है, महान बिशप अगस्टीन जो थे उन्होंने अपना समय जो बिताया था उत्तर अफ्रीका में बिताया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इनकी जो माता थी, इनकी माता को इनके पिता जो होते थे नियमित रूप से क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। ठीक है, उन्हें ज़्यादा मारते थे, तो पिटाई करते थे। तो महान बिशप अगस्टीन जिन्होंने अपने अधिकांश समय उत्तर अफ्रीका में बिताया था, उन्होंने बताया कि उनकी माता का उनके पिता द्वारा क्या होती थी, नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। क्योंकि पत्नियाँ जो होती थी ना, पत्नियाँ जो छोटी बस्तियाँ थी यहाँ के उत्तर अफ्रीका के कई सारे जो क्षेत्र वगैरह थे उन जगहों पर छोटे बस्तियों में पत्नियाँ अपने खरोंच को दिखाया करती थी। ठीक है,
अब पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण था। ठीक ना, पिता के पास क्या था, अपने बच्चों को रखने का अत्यधिक कानूनी नियंत्रण था, या फिर बच्चों के ऊपर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण था। यहाँ पे क्या, बच्चों को, यहाँ तक कि इनके ऊपर ऐसा अधिकार था कि बच्चों को जिंदा रखना और मार डालने के भी क्या थी, इनको अधिकार था। जैसे कि एक स्रोत से हमें पता चला कि एक पिता ने क्या किया, अपने बच्चों को मारने के लिए उसे क्या था, ठंड में रख दिया। ठीक है, नवजात शिशु को ठंड में रख दिया, क्योंकि अवांछनीय बच्चा था, मतलब वो उस बच्चे को नहीं चाहता था, तो उसने क्या, ठंड में रख दिया ताकि वो मर जाए। तो ये सब कैसे होता था, ये सब इनको कानूनी अधिकार के द्वारा होता था, है ना। कानूनी अधिकार पिता को मिला था कि वो चाहे तो अवांछनीय बच्चा, मतलब जिस बच्चे को वो नहीं चाहते, वो उस बच्चे को जिंदा रख सकते हैं या फिर उसको मार दें। ठीक है, तो ये जो था लिंग साक्षरता के बारे में, लिंग व्यवस्था के बारे में। यहाँ पे रोम साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पे रोम साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति क्या थी, यहाँ पे काम चलाऊ साक्षरता थी। ठीक है, काम चलाऊ साक्षरता का मतलब क्या है, बहुत ही यहाँ पे तो रोम साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति की हम बात करें क्या थी, तो यहाँ पे काम चलाऊ साक्षरता थी रोम साम्राज्य में। ठीक है, काम चलाऊ साक्षरता की मतलब इतने थे कि दैनिक कार्य को पूरा कर सकते थे, जो भी ज़रूरत होती थी छोटे मोटे ईद काम को। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बात करें, जो पोम्पई नगर था रोम साम्राज्य में 79 ईस्वी में इससे साक्ष्य मिले थे कि 79 ईस्वी में क्या था कि यहाँ से ना यहाँ पे 79 ईस्वी में एक ज्वालामुखी फटा था। ज्वालामुखी फटने के कारण ये पोम्पई नगर पूरा क्या था, ये तहस नहस हो गया था। ठीक है, ज्वालामुखी के अंदर डूब गया था पूरा। तो यहाँ की कुछ जो दीवारें बची थी, दीवारों पे क्या था, हमें यहाँ पे चित्र वगैरह मिले थे, कुछ लेख वगैरह मिले थे, जिससे पता चलता है कि पोम्पई नगर के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, क्योंकि भाई चित्र वगैरह जो दीवार पे बनते थे वो, और ये प्रचार वगैरह के जो चित्र बनते थे वो सब किस लिए होते थे कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए तो चित्रों को देखे और समझे कि क्या मतलब कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह था उस तरीके का। ठीक है, अब मिस्र में आज भी क्या थे, सैकड़ों पेपायरस बचे हुए थे। ठीक है, मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं। ठीक है, आज भी जो मिस्र के उत्खनन कई सारे स्थानों से होते हैं, तो तब भी क्या है, ऐसे पेपायरस वगैरह मिलते हैं। ठीक है, पेपायरस जो था सरकंडे का पौधा था, है ना, सरकंडे का पौधा था। तो इस पर क्या किया जाता था, इस पर लिखा जाता था। ठीक है, पांडुलिपि लिखी जाती थी। तो मैंने आपको बताया था पेपायरस जो था एक पौधा था, नील नदी के किनारे मिलता था। ठीक है, तो मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं, जिस पर क्या है, पांडुलिपि लिखने का काम किया करते थे। मिस्र में भी साक्षरता कुछ ही वर्गों तक थी, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी, जैसे कि सैनिक, फौजी और प्रबंधक। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो थी ये साक्षरता के बारे में था कि काम चलाऊ साक्षरता थी। उदाहरण के लिए पोम्पई नगर जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी के साथ तब्दील हो गया था, वहाँ की दीवारों पर हमको भित्ति चित्र वगैरह मिले हैं, कुछ प्रचार वगैरह के, जिससे पता चलता है कि आने जाने वाले जो लोग थे वो चित्र को देखते होंगे। ठीक है, और समझते होंगे। मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए। ठीक है, ये यही पेपायरस जिस पे ये सब लिखा करते थे, है ना। इसका मतलब ये कि भाई ये सब इनको बचा के रखते थे। और मिस्र में साक्षरता जो था कुछ ही वर्गों तक सीमित था, जैसे सैनिक, फौजी और प्रबंधक। तो इस नोट्स को नोट कर लीजिए, और इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में संस्कृति। ठीक है, रोम साम्राज्य की जो संस्कृति थी उसके बारे में।